दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आस्तीन का सांप। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है दो यमदूत। ये कर्नल कर्ण की सीरीज की कॉमिक्स है, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में। कर्नल कर्ण का फोल्डर है, उसके अंदर उसका नाम है दो यमदूत। तो पढ़ते हैं भी इसको। इसमें ये पहले पार्ट की स्टोरी दे रखी है इसमें, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ी थी दो यमदूत में। अब आगे पढ़ते हैं। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कर्नल कर्ण और जनरल यादव आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। जनरल कह रहे थे, यह सचमुच बहुत शक्तिशाली संगठन है कर्नल। हमारे इंदर सिंह में आकर उन्होंने खून खराबा किया, मूसा को मार डाला, तुम्हें घायल किया और अपने साथी को छुड़ाकर ले गए। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वह लोग चाहते क्या हैं। उनका वह रहस्यमय चिप कौन है और उसे हमारी सारी गतिविधियों का पता कैसे चल जाता है। इतना कहकर जनरल यादव सिर पकड़कर बैठ गए। कर्ण ने कहा, सर इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार हमारा मुकाबला बहुत ही चालाक शत्रु से है, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। गोगा ने मुझे घायल करके एक चुनौती दी है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब अधिक समय तक वह अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है कर्नल, मगर मैं उस गद्दार की ओर से परेशान हूँ जो हमारे बीच पैदा हो गया है। यह सचमुच चिंता की बात है सर। पता नहीं कौन है वह जो उनके लिए मुखबरी कर रहा है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सारे मेंबर्स के रिकॉर्ड निकलवाए हैं। अब तुम जाकर आराम करो कर्नल। मैं जा रहा हूँ सर। क्या कैप्टन असलम की ओर से कोई संदेश मिला? मैंने उसे जिम्मी के पीछे लगा रखा है। नहीं, अभी तक उसका कोई संदेश नहीं मिला है। पता नहीं वह कहाँ चला गया है। असलम की चिंता न कीजिए सर। उसे मैंने जो काम सौंपा है वह उसे पूरा करके ही आएगा। अब मैं चलता हूँ सर। कर्ण जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो जनरल बोले, अपना ख्याल रखना कर्नल। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर सीक्रेट सर्विस को कोई नहीं बचा सकेगा। ओके सर। कर्ण हेडक्वार्टर से सीधा अपने फ्लैट पर आया। दरवाजा खोलते हुए उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जिसे कोई वहां डाल गया था। उसने लिफाफा उठाया। यह लिफाफा कौन डाल गया है? वहीं खड़े खड़े उसने लिफाफा खोलकर पत्र निकाला और पत्र में लिखा था, कर्नल कर्ण, अब तो तुम्हें हमारी शक्ति का अंदाजा हो गया होगा। हमारा संगठन तुम्हारी सीक्रेट सर्विस से अधिक शक्तिशाली है। हम सीक्रेट सर्विस को समाप्त करने का निर्णय कर चुके हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और चाहता हूं कि तुम हमारे संगठन में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता था, इसलिए गोगा ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था। अब तुम या तो सीक्रेट सर्विस छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, वरना हम न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारी सेक्रेटरी व प्रेमिका कैप्टन सीमा को भी समाप्त कर देंगे। जिम्मी। सीमा का नाम पत्र में पढ़कर कर्ण घबरा गया। वह जान गया था कि शत्रु के हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए वह तुरंत फोन पर जनरल यादव का नंबर मिलाने लगा। सीमा शिमला में है, मुझे जाकर उसे वापस लाना होगा। फोन पर जनरल की आवाज सुनते ही कर्ण बोला, सर मैं आज ही शिमला जा रहा हूँ। क्यों? सीमा वहां सुरक्षित नहीं है सर। मुझ पर दबाव डालने के लिए जिम्मी उसका अपहरण करवा सकता है। कर्ण ने जिम्मी के पत्र के बारे में बताने के बाद कहा, ओके, तुम जाकर कैप्टन सीमा को वापस ले आओ। शाम को 5 बजे कर्ण शिमला पहुंच गया। उसको देखकर सीमा हैरान रह गई। अरे आप अचानक कैसे आ गए? तुम्हें लेने आया हूं सीमा। भीतर आराम से बैठने के बाद कर्ण ने संक्षेप में उसे सारी घटनाएं सुनाई, पर अंत में कहा, सीक्रेट सर्विस आजकल खतरे में है सीमा। जनरल यादव बहुत परेशान है। दुश्मन ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उन्होंने तुम्हारा अपहरण करने की धमकी दी है, इसीलिए आप मुझे लेने आए हैं। हाँ, हम अभी यहाँ से चल रहे हैं। रात हम कुफरी के डाक बंगले में गुजारेंगे और कल जहाज से बंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। रात 9 बजे वह टैक्सी द्वारा कुफरी डाक बंगले पर पहुंच गए। रास्ते में पोस्ट ऑफिस से एयरपोर्ट फोन करके करण ने जहाज में 2 सीटें रिजर्व करा ली थी।
बड़ी ठंड है यहाँ। हाँ जल्दी अंदर चलो। अंदर कमरे में पहुंचने के बाद कर्ण ने सोफे पर बैठते हुए कहा, कम से कम यहाँ में कोई खतरा नहीं है। मैं पहली बार आपको इतना नर्वस देख रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए नर्वस हूँ सीमा। वह बहुत खतरनाक लोग हैं, विशेषकर गोगा। उसने मेरे सामने एक हाथ से उषा की खोपड़ी चूर चूर कर डाली थी। उसमें दत्ते जैसी शक्ति है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद कर्नल साहब। दत्ते आपकी सेवा में फिर उपस्थित है। यह आवाज सुनकर कर्ण और सीमा दोनों उछल पड़े। माय गॉड, यह यहाँ कैसे आ गया? यह सचमुच आश्चर्य की बात थी। कर्ण के शिमला आने की बात केवल जनरल यादव जानते थे और शिमला से कुफरी आने की बात केवल कर्ण और सीमा के बीच थी। फिर गोगा वहां कैसे पहुंच गया था? बहुत हैरान हो कर्नल। हाँ, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? कैसे को भूल जाओ पहले यह पूछो कि क्यों पहुंच गए। हम इस सीमा को लेने आए हैं। बको मत, सीमा को तुम हाथ में नहीं लगा सकते। गोगा ने उसकी बात की उपेक्षा करके सीमा की ओर देखते हुए कहा, आप हमारे साथ चल रही हैं मिस सीमा। मैं जानता हूँ कि आप मार्शल आर्ट जानती हैं, लेकिन कोई गड़बड़ न कीजिए वरना मैं। गोगा, तुम सीमा को कहीं नहीं ले जा सकते, करण चिल्लाया। गोगा ने पागलों की तरह एक ठाका लगाया। हा हा हा, मुझे भला कौन रोकेगा कर्नल? तुम जानते हो कि मैं केवल खाली हाथ से तुम्हारी खोपड़ी नारियल की तरह तोड़ सकता हूँ। कोशिश करके देखो गोगा, मेरी खोपड़ी इतनी कमजोर नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? आओ, यह पिस्तौल रखकर मेरा मुकाबला करो। उस दिन तुमने मुझे धोखे से मार लिया था, लेकिन आज मैं इस समय लड़ने के मूड में नहीं हूँ कर्नल। मुझे आदेश है कि मैं केवल मिस सीमा को ले आऊं। चलिए मिस सीमा। सीमा ने कर्ण की ओर देखकर आंख से कुछ इशारा किया और गोगा की ओर बढ़ी, लेकिन गोगा के निकट पहुंचकर वह लड़खड़ाई और गिरने का बहाना करते हुए उसने अपना हाथ गोगा के पिस्तौल वाले हाथ पर मारा। गोगा की नजरें एक क्षण के लिए कर्ण पर से हटी थी। उसी क्षण कर्ण उछला और उसकी फ्लाइंग किक गोगा की छाती पर पड़ी। आह! किक बहुत शक्तिशाली थी। गोगा दीवार से टकराकर नीचे गिरा। कर्ण ने उसे संभलने का मौका दिए बिना बूट की ठोकर उसकी कनपट्टी पर मारी। धड़ाक! आह! उधर दूसरे गुंडे ने झुककर पिस्तौल उठाया और कर्ण पर फायर किया, मगर सीमा ने उसके हाथ पर हाथ मारा, जिससे निशाना चूक गया। धाएं! सिर पर चोट लगने से गोगा बेहोश हो चुका था। कर्ण ने फुर्ती से अपना पिस्तौल निकालकर गुंडे पर फायर कर दिया। धाएं! आह! गोली लगते वह गुंडा पलटकर लंगड़ाता हुआ बाहर भागा। कर्ण उसके पीछे दौड़ा। गुंडा लंगड़ाता हुआ डाक बंगले के दरवाजे से निकला और सड़क की तरफ जा रही ढलान पर दौड़ता हुआ नीचे जा पहुंचा, जहां उसकी कार खड़ी थी। कर्ण डाक बंगले से बाहर निकला तो गुंडा कार में बैठ चुका था और कार हरकत में आ चुकी थी। जब तक कर्ण कार के टायर का निशाना लेता तब तक कार काफी दूर जा चुकी थी। भाग गए साला। कर्ण खड़ा दूर जाती कार को देख रहा था कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, अशोक हाथ में पिस्तौल लिए उसी की ओर आ रहा था। अशोक, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं जनरल के आदेश पर बंबई से आपके पीछे आया हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए। मैं नीचे एक कॉटेज में ठहरा हुआ हूँ। कौन था वह आदमी? जिम्मी का गुंडा था। तो वह लोग यहाँ भी पहुंच गए? हाँ, लेकिन इस बार बाजी मेरे हाथ रही। मैंने गोगा को बेहोश कर दिया है। अब वह हमारे कब्जे में है। अंदर कमरे में बेहोश गोगा के निकट पहुंचकर, यह आपने बहुत बड़ा काम किया कर्नल साहब। गोगा हमारे कब्जे में आ गया। अब हम इनके चिप का पता चला सकते हैं। इसे बंबई साथ लेकर चलना होगा। हाँ, लेकिन बहुत होशियार से। अगर इसे होश आ गया तो इस पर काबू पाना मुश्किल होगा। उसकी तरकीब मैं बताता हूँ। हम इसे नशे का इंजेक्शन देकर सुलाए रखेंगे और एक बीमार दोस्त की तरह जहाज में ले चलेंगे। गुड आइडिया। क्या यहाँ नशे के इंजेक्शन मिल जाएंगे? वह मेरे पास है, अभी लेकर आता हूँ। आप इतने में ट्रांसमीटर पर जनरल को
रिपोर्ट दे दीजिए और गोगा के पकड़े जाने की खुशखबरी भी सुना दीजिए। गोगा को उन्होंने नशे का इंजेक्शन देकर रात भर सुलाए रखा और शाम उसके निकट बैठे पहरा देते रहे। सुबह के 4 बज गए। हमारी फ्लाइट कितने बजे है अशोक? 7 बजे। मैंने सब प्रबंध कर दिए हैं। गोगा के लिए भी सीट रिजर्व करा दी है। 7 बजे से पहले ही वह एयरपोर्ट पहुंच गए। बेहोश गोगा उनके साथ था। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, इसका कोई साथी इसे छुड़ाने नहीं आया। कुछ देर बाद वह जहाज में बैठे बंबई की तरफ उड़ान भर रहे थे। हो सकता बंबई एयरपोर्ट पर हमारा स्वागत करने के लिए कुछ लोग आए। सीक्रेट सर्विस के आदमी, नई चीफ के आदमी। वह गोगा को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। उसका प्रबंध हो चुका है। कैसा प्रबंध? थोड़ी देर बाद आपको मालूम हो जाएगा। वो 2 घंटे बाद कर्ण को मालूम हो गया कि क्या प्रबंध किया गया था। हवाई जहाज के लाउड स्पीकर पर चालक ने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, मौसम की खराबी के कारण हम बंबई में सांता क्रूज एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकेंगे। हमें एक निकट के मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मिल गई है। कर्ण ने मुस्कुराकर अशोक से कहा, तो यह तुरुप तुमने आस्तीन में छुपा रखी थी? जी हाँ, रात मैंने जनरल से ट्रांसमीटर पर बात करके यह योजना बनाई थी। अब अगर कोई गोगा को छुड़ाने आता है तो वह सांता क्रूज एयरपोर्ट पर जहाज की प्रतीक्षा करेगा। कुछ ही देर में जहाज ने एयरपोर्ट पर लैंड किया। जहाज का दरवाजा खोला गया तो 4 व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से एक सीधा कर्ण के निकट पहुंचा। कर्नल कर्ण, हमें जनरल ने भेजा है ताकि मेहमान को उतारने में आपकी सहायता करे। किसी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए कर्ण ने कहा, थैंक्स, आप लोग मेहमान को संभाल लीजिए। गोगा को स्ट्रेचर पर लिटाकर जहाज से बाहर लाया गया। कुछ दूरी पर एक गुलाबी वैन खड़ी थी। गोगा का स्ट्रेचर वैन के पिछले भाग में रख दिया गया। 3 आदमी उसके साथ बैठ गए। चौथे आदमी ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कर्ण वगैरह ड्राइवर के साथ सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद वैन एयरपोर्ट से निकलकर सड़क पर दौड़ रही थी। वैन के अंदर अचानक एक खटका सा हुआ और चालक की सीट वाले हिस्से के सारे शीशे समय बंद हो गए। अरे यह क्या हुआ? अगले पल कर्ण को अपने नथुनों में गैस की गंध घुसती महसूस हुई। गैस? वाक्य पूरा होने से पूर्व ही वह बेहोश होकर सीमा पर गिर गया। अशोक और सीमा भी बेहोश हो चुके थे। ड्राइवर इस गैस के प्रभाव से बचा रहा क्योंकि उसने गैस से बचने के लिए अपने नाक के नथुनों में फिल्टर फिट किए हुए थे। कर्ण को होशा तो उसने सम को और अशोक को सड़क के किनारे पड़े पाया। कुछ लोग उन्हें घेरे हुए खड़े थे। एक पुलिस कांस्टेबल भी था। वह जल्दी से उठकर बैठ गया और घबराए हुए स्वर में बोला, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? कांस्टेबल ने उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, यह खार गांव है, तुम लोग कौन हो? कर्ण उठकर खड़ा हो गया। हम सरकारी आदमी है कांस्टेबल। क्या यहाँ कहीं टेलीफोन है? मुझे एक जरूरी फोन करना है। मेरे साथ चलिए। लोगों से अशोक का ख्याल रखने को कहकर वह कर्ण कांस्टेबल के साथ चल दिया। निकट ही पुलिस चौकी थी जहां से उसने जनरल यादव को फोन किया। सर, सब गड़बड़ हो गया है। वह लोग सीमा और गोगा को ले गए हैं। हमारे ट्रांसमीटर भी उन्होंने निकाल लिए हैं। मैं और अशोक, मैं जानता हूं कर्नल। आप कैसे जानते हैं सर? जिमी ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि मैं तुम दोनों को खारगांव के निकट से उठवा लूं। मैं गाड़ी भेज चुका हूं। तुम लोग यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। फोन रखकर कर्ण वापिस उसी स्थान पर पहुंचा तो सीक्रेट सर्विस की गाड़ी आ चुकी थी। अशोक को भी होश आ चुका था और वह गाड़ी में बैठा था। कर्ण भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद वे हेडक्वार्टर में जनरल यादव के सामने बैठे थे। अशोक की योजना अनुसार मैंने जहाज दूसरे एयरपोर्ट पर उतारने का प्रबंध किया था और अजीत को कैदी को संभालने के लिए भेजा था। उसके साथ 2 एजेंट और भी थे, लेकिन
जिम्मी का फोन आने के कुछ देर बाद वह तीनों भी एक सड़क पर बेहोश पड़े पाए गए। उनकी गाड़ी रोककर उन्हें भी कुछ नकाबपोशों ने गैस से बेहोश कर दिया था। अशोक ने मेज पर भूसा मारते हुए कहा, सर अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे भरोसे के आदमियों में से ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है। मैंने कर्नल साहब को भी नहीं बताया था कि इन्हें भी बंबई पहुंचकर पता चला। जाहिर है, क्योंकि जहाज के दूसरे एयरपोर्ट पर उतारने की बात केवल कुछ लोगों को मालूम थी और मैंने अजीत को भी जहाज आने से कुछ ही देर पहले बताया था। सर, क्या आपको अजीत पर पूरा भरोसा है? कर्ण पहली बार बीच में बोला। जनरल ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब तो मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है कर्नल। मुझे लग रहा है जिम्मी का चिप हम सबको समाप्त कर देगा। निराश न हुई सर। निराशा की तो बात ही है, उन्होंने वार्निंग देकर सीमा जी का अपहरण कर लिया, गोगा को छुड़ाकर ले गए, जिससे हमें उनके हेडक्वार्टर का पता चल सकता था। बिप बिप। तभी जनरल के सामने रखे हुए ट्रांसमीटर पर सिग्नल हुआ। ट्रांसमीटर पर बात करते हुए जनरल का चेहरा खुशी से चमक रहा था। हाँ कहो, अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, तुम होशियारी से काम करते रहो। अच्छा, और एंड ऑल। जनरल ने हेडफोन उतार कर रखा और कहा, एक खुशखबरी है, चीफ के हेडक्वार्टर का पता चल गया है। यह कैप्टन असलम का संदेश था। वह जिम्मी का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा है और उसने रिपोर्ट दी है कि सीमा और गोगा भी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, फिर तो मैं तुरंत उनके हेडक्वार्टर पर छापा मारना चाहिए। मैं प्रबंध करता हूँ, आज रात ही वहां हमला करेंगे। ठीक है सर, लेकिन मेरी प्रार्थना कि इस मिशन में आप एजेंट 4 यानी अजीत को शामिल न कीजिए। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। कर्नल ठीक कहते हैं सर, इस मिशन की तैयारी केवल मैं और कर्नल मिलकर करेंगे। ठीक है, तुम लोग फिलहाल कुछ देर आराम कर लो, मैं तैयारी करता हूँ। शाम को मिलकर हम फाइनल प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तुम लोग अब जाकर आराम करो। यस सर। ओके सर, लेकिन आप एजेंट 9 को असलम की सहायता के लिए भिजवा दीजिए। वह दोनों कई बार साथ मिलकर काम कर चुके हैं। शत्रु का हेडक्वार्टर शहर से बाहर एक फार्म हाउस में था। रात के 10 बजे फार्म हाउस से कुछ दूर कर्ण और अशोक कार से उतरे। गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और पहले असलम को तलाश करते हैं, वह यहीं कहीं होगा। ठीक है, वैसे सीआईडी के 50 आदमी फार्म हाउस पर घेरा डाले हुए हैं। झाड़ियों से उलझते हुए वह दोनों आगे बढ़े। बहुत सावधान रहना अशोक, चिंता न कीजिए। फिर अचानक अशोक को किसी चीज से ठोकर लगी। अरे यह क्या है? करण ने तुरंत टॉर्च का प्रकाश डाला। वह एक लाश थी, एजेंट 9 की लाश, जिसकी छाती में चाकू धंसा हुआ था। माई गॉड, यह तो एजेंट 9 है जिसे असलम की सहायता के लिए भेजा गया था। अशोक लाश के निकट बैठते हुए बोला, इसका मतलब है दुश्मन को मालूम हो चुका कि उनके मुकाम की निगरानी की जा रही है। अब मुझे असलम की चिंता है। करण का हृदय किसी अज्ञात भय से धड़क रहा था। लाश वहीं छोड़कर वह कैप्टन असलम को इधर उधर तलाश करने लगा। तुम उधर देखो अशोक, मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके। चारों तरफ ढूंढने के बाद वह फिर मिले तो कैप्टन असलम यानी कर्नल, मुझे लगता है दुश्मन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर दुश्मन होशियार हो चुका तो अब सामने वाली इमारत में कोई नहीं होगा, वह यहाँ से भाग चुके होंगे। लेकिन सीआईडी ने सारे इलाके की नाकेबंदी की हुई है। अगर उस इमारत से कोई निकल कर जाता तो हमें रिपोर्ट मिल जाती। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मन कह रहा कि वह इमारत हमें खाली मिलेगी। आओ देखते हैं। सावधानी पूर्वक चलते हुए वह फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा चौखट खुला पड़ा था। देखा आपने, दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब है अंदर कोई नहीं है। लगता तो ऐसा ही है, आओ अंदर चलते हैं। दोनों पिस्तौलें हाथ में लिए इमारत में प्रविष्ट हो गए, लेकिन पूरी इमारत खाली पड़ी थी। एक कमरे में आकर कर्ण ने कहा, वह लोग भाग चुके हैं। अवश्य उनको पता चल गया था कि इमारत की घेराबंदी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि वह गए किधर से।
वे 8-10 आदमी तो जरूर होंगे। इसके अलावा 2-3 कैदी भी उनके साथ थे। फिर वे सीआईडी वालों की आंखों में धूल झोंककर कैसे निकल गए? हो सकता है इस इमारत से बाहर जाने का कोई गुप्त रास्ता भी हो, कोई सुरंग वगैरह। हाँ, यह हो सकता। चलो हम वह गुप्त रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं सीआईडी वालों को भी अंदर बुला लूं? सबको नहीं, केवल 3-4 आदमी बुला लो। अशोक जेब से ट्रांसमीटर निकालकर सीआईडी पार्टी के चीफ से बात करने लगा और करण उस कमरे से बाहर चला गया। एक कमरे देखने के बाद करण एक कमरे में घुसा तो वहां एक लाश पड़ी थी। सीक्रेट सर्विस एजेंट विनोद की लाश। विनोद, लाश के निकट एक सिगरेट केस पड़ा था। करण ने झुककर उसे उठाया। उन्होंने विनोद को भी मार डाला। पता नहीं असलम और शीला कहां वे किस हाल में होंगे। सिगरेट केस को ध्यानपूर्वक देखने पर करण के मुख से निकला, ओ माय गॉड, यह तो अजीत का है। इस पर उसका नाम एजेंट 4 लिखा है। क्या अजीत भी यहाँ था? तभी बाहर से अशोक की आवाज सुनाई दी, कर्नल करण, आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। करण दौड़कर बाहर आया। कॉरिडोर में अशोक खड़ा था। अशोक, भागो, बाहर भागो कर्नल। और फिर अशोक करण का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागा। जल्दी करो कर्नल, बम फटने वाला है। कैसा बम? तभी सीआईडी के 4 आदमी कॉरिडोर में नजर आए। अशोक चिल्लाया, सब बाहर चलो जल्दी, वरना सब मारे जाएंगे। वह सब दौड़ते हुए मकान से बाहर निकले। अशोक अब भी चिल्ला रहा था, दूर चलो, जितनी दूर भाग सकते हो भागो। दौड़ते हुए वह मकान से लगभग 20 गज दूर पहुंचे थे कि एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम। नीचे लेट जाओ सब। धमाके के साथ ही मात का मलबा उड़ उड़कर चारों ओर से गिरने लगा था। वैसे फुर्ती से जमीन पर औंधे लेट गए थे। करण ने चिल्लाकर कहा, कोई सिर ऊपर न उठाए। फार्म हाउस अब पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। कुछ देर बाद मलबा गिरना बंद हुआ तो वहां सब उठकर बैठ गए। करण ने अशोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक्स अशोक डियर, तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कोई बम फटने वाला है? मैं अंदर तलाशी ले रहा था कि मुझे एक सुरंग मिली। मैं अंदर घुसा तो मैंने वहां टाइम बम रखा देखा। उसके टाइमर पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। कुछ क्षण में बम फटने वाला था। बस मैं चिल्लाता हुआ बाहर भागा। तुमने हम सबको बचा लिया अशोक, लेकिन वह सुरंग कैसी थी? काफी लंबी सुरंग थी और मुझे विश्वास है कि वे लोग उसी सुरंग के रास्ते फरार हुए हैं। तभी एक सीआईडी का आदमी बोला, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक और फार्म हाउस है। कहीं यह सुरंग वहां तक तो नहीं जाती? गुड आइडिया। वह फार्म हाउस उनका दूसरा अड्डा हो सकता है। चलिए हम तुरंत वहां चलते हैं। मैं अपने कुछ और आदमियों को बुलाता हूँ। और फिर वह सब गाड़ियों में बैठकर दूसरे फार्म हाउस जा रहे थे। सबसे आगे करण और अशोक अपनी गाड़ी में थे और उनके पीछे 2 जीप गाड़ियां थी जिनमें सीआईडी वाले बैठे हुए थे। कुछ देर में वह फार्म हाउस के पास पहुंच गए। वेरा फार्म हाउस। हाँ, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह लोग हमें यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमें काफी देर हो चुकी है। अचानक उनकी नजर फार्म हाउस के निकट से जाती कच्ची सड़क पर पड़ी। सड़क पर 3 गाड़ियां जा रही थी जिनकी टेल लाइट्स चमकती नजर आ रही थी। करण चिल्लाया, वे यहाँ से भी भाग रहे हैं, पीछा करो उनका। और फिर खेतों के बीच कच्चे रास्तों पर कारों की दौड़ शुरू हो गई। सीआईडी वालों की एक जीप करण की गाड़ी से भी आगे निकल चुकी थी। उसमें एक अफसर राइफल लिए पे खड़ा था। वह आगे जाने वाली किसी गाड़ी के टायर का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। फिर राइफल वाले ने सबसे पिछली गाड़ी के टायर पर फायर कर दिया। धुआं। निशाना ठीक बैठा था। टायर फटने के कारण उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ा
और वह लहरा कर एक गड्ढे में जा गिरी। बाकी दो गाड़ियां दूर होती चली गई। उन लोगों ने अपनी गाड़ियां गड्ढे में गिरी कार के निकट रोक ली। करण ने कार से उतरते हुए कहा, अब उनका पीछा करना बेकार है, देखते हैं इस गाड़ी में कौन है। वह गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके अंदर 3 आदमी थे और तीनों ही मर चुके थे। लाशें बाहर निकाल गई। तीसरी लाश को जब निकाला जाने लगा तो उसका चेहरा देखकर अशोक चिल्लाया, अरे यह तो अजीत है, हमारा एजेंट 4। हाँ अशोक, यह अजीत ही गद्दार था। मुझे उसका सिगरेट केस पिछले फार्म हाउस के अंदर से मिला था जहाँ विनोद की भी लाश थी। विनोद की लाश? हाँ, इन लोगों ने विनोद को भी मार डाला। पता नहीं इन्होंने सीमा और असलम का क्या किया होगा। अशोक ने अजीत की लाश को ठोकर मारते हुए कहा, गद्दार कुत्ते, आस्तीन के सांप। सीआईडी वालों से उन लाशों को संभालने के लिए कहकर करण और अशोक अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। कुछ देर बाद वह दोनों हेडक्वार्टर में जनरल यादव के सामने बैठे थे। जनरल दुखी मन से कह रहे थे, मुझे अजीत पर पूरा भरोसा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह गद्दार निकलेगा। मुझे बहुत अफसोस है। सवाल यह है सर कि अब हम क्या करें। मुझे असलम और सीमा की चिंता है। पता नहीं वह लोग उन्हें लेकर कहाँ गए होंगे। हम इसमें बिल्कुल अंधेरे में हैं और पराजित हो चुके हैं। नहीं, अभी मैं पराजित नहीं हुआ। अभी मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है। मेरा एक एजेंट जिसे कोई नहीं जानता अपना काम कर रहा है। मुझे बस उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। करण ने आश्चर्य से कहा, आपका मतलब है कोई स्पेशल एजेंट? हाँ, वेरी वेरी स्पेशल एजेंट। मुझे विश्वास है वही हमें दोबारा दुश्मन तक पहुंचाएगा। लेकिन सर, अशोक ने कुछ कहना चाहा मगर जनरल ने उसकी बात काट दी। और कोई सवाल न करना अशोक, अब आप दोनों जाकर आराम करो। सुबह तक शायद हम शत्रु तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। दोनों ने उठकर जनरल को सैल्यूट दिया। सर, अगर बाई चांस असलम की कोई सूचना मिल जाए तो मुझे तुरंत सूचित कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद करण अशोक से विदा लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। लेकिन रात भर करण सो नहीं सका। बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, क्या उन्होंने असलम और सीमा को मार डाला होगा? अगर नहीं तो वह दोनों किस हाल में होंगे। सुबह 10 बजे के करीब करण ने फोन पर जनरल यादव का नंबर मिलाया, लेकिन घंटी बजती रही। जनरल ने फोन नहीं उठाया। क्या हुआ? जनरल तो फोन उठाने में कभी देर नहीं लगाते हैं। फिर उसने पॉकेट ट्रांसमीटर पर जनरल को सिग्नल दिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे हेडक्वार्टर चलकर देखना चाहिए। 10 मिनट बाद कर्ण हेडक्वार्टर की इमारत में प्रविष्ट हुआ। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। स्वागत कक्ष खाली पड़ा था। यहाँ बैठने वाली लड़की कहाँ गई? परेशान सा वह लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा और जनरल के गुप्त कैबिन का दरवाजा खोला। यह सब क्या है? जनरल कहाँ गए? करण तेजी से भीतर प्रविष्ट हुआ और जनरल की मेज के दूसरी तरफ पहुंचा। तभी जनरल, वह नीचे बैठकर जनरल को देखने लगा। शुक्र है भगवान का यह जीवित है, लेकिन इन्हें बेहोश किसने किया? तभी उसकी नजर जनरल के हाथ पर पड़ी। हाथ की मुट्ठी बंद थी। उसने जोर लगाकर मुट्ठी खोली। भीतर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, चीफ। क्या यह है उस रहस्यमय चीफ का पता है? चीफ 117 करजन रोड। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। करण ने जल्दी से वह कागज जेब में रख लिया और पिस्तौल निकालकर आने वाले का इंतजार करने लगा। कुछ क्षण बाद अशोक कैबिन के दरवाजे से में नजर आया। अरे कर्नल साहब आप? जनरल को क्या हुआ? मैं बहुत देर से ट्रांसमीटर पर सिग्नल दे रहा था मगर जनरल को किसी ने बेहोश कर दिया। अशोक, किसने? यह मुझे भी नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तो जनरल बेहोश थे और मेंबर्स की फाइलों वाली यह अलमारी खुली पड़ी थी। इसका मतलब है यहाँ शत्रु का कोई आदमी आया था।
हाँ, यहाँ कोई ऐसा आदमी आया था जिस पर जनरल भरोसा करते थे, जिसके कहने पर उन्होंने यह तिजोरी खोली होगी और उस गद्दार ने जनरल को बेहोश कर दिया। वह शायद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के नाम और पते लेने आया था। इसका मतलब है अब अभी भी हमारे बीच कोई गद्दार है। हाँ, लेकिन इस समय हमारे पास बातों के लिए समय नहीं है। शोभ, तुम तुरंत फोन करके नर्सिंग होम से एम्बुलेंस मंगवाओ और जनरल को नर्सिंग होम पहुंचा दो। ओके। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। करण ने स्थानीय पुलिस को भी फोन कर दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत 2 सिपाहियों के साथ पहुंच गए। सबने मिलकर जनरल को एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। अशोक भी एम्बुलेंस में बैठ गया। करण ने उससे कहा, जनरल का ख्याल रखना अशोक, मैं कुछ देर बाद नर्सिंग होम पहुंच रहा हूं। ओके। एम्बुलेंस जनरल को लेकर चली गई तो करण वापस हेडक्वार्टर में जनरल के कैबिन में आया और फोन उठाकर सीआईडी के ब्रांच के चीफ से बात करने लगा। हेलो सीआईडी हेडक्वार्टर। आधे घंटे बाद करण हेडक्वार्टर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर उस पते पर चल दिया जो उसे जनरल की मुट्ठी में दबा हुआ मिला था। करण को विश्वास था कि यह पता उसी रहस्यमय चिप का था जो किसी तरह जनरल को मालूम हो गया था, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले ही उन्हें बेहोश कर दिया गया था। अपनी गाड़ी करण ने करजन रोड के नाके पर छोड़ दी और उतरकर पैदल 117 नंबर कोठी की ओर चल दिया। कोठी के सामने पहुंचकर वह सड़क के पार एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर देखने लगा। कुछ देर में उसके निकट से गुजरते हुए एक दो देहाती ने थम्स अप का निशान बनाकर उसे दिखाया तो करण को अंदाजा हो गया कि सीआईडी वाले कोठी के गिर्द घेरा डाल चुके हैं। घेराबंदी हो चुकी है। अब मैं अंदर जाकर उस चीप की दुम से निपटता हूँ। पेड़ की ओर से निकलकर करण उस रहस्यमय और खतरनाक चीप से मिलने चल दिया। हथियार के नाम पर उसकी जेब में एक पिस्तौल था और एक सिगरेट केस था जिसमें कुछ विशेष सिगरेट भरे हुए थे। पता नहीं भीतर कितने आदमी होंगे, लेकिन मेरा अकेले जाना ही अच्छा है। उसने मुख्य द्वार की घंटी बजाई। तुरंत ही दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला जिमी था। तुम? यस मिस्टर जिमी, मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? जिमी कुछ क्षण आश्चर्य से उसे देखता रहा, फिर पीछे हटता हुआ बोला, आओ। करण भीतर प्रविष्ट हुआ तो जिमी ने एक हाथ से दरवाजा बंद कर किया और दूसरे हाथ से पिस्तौल निकालकर करण की पीठ से लगा दिया। हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ो। करण को लेकर जिम्मी एक होलनुमा कमरे में आया। अरे, यह यहाँ कैसे आ गया? क्या यह नवयुवक ही इनका चीफ है? मैं भी हैरान होगा, लेकिन पहले तुम इसकी जेब से हथियार निकाल लो, फिर इससे बात करेंगे। गोगा ने उठकर कर्ण की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। सिगरेट केस की और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर पीछे हटते हुए बोला, जिमी, यह मेरा शिकार है, मुझे इससे अपना बदला लेना है। बाद में गोगा, पहले तुम चीफ को सूचना दे दो कि कर्नल साहब यहाँ पहुंच गए हैं। गोगा हॉल से बाहर चला गया और कर्ण सोचने लगा, तो यह नवयुवक भी चीफ नहीं है, फिर चीफ कौन है? 10 मिनट बाद गोगा वापस आया। उसके साथ जिम्मी की पत्नी रीटा भी थी। ओ कर्नल कर्ण, तो आपने मैं तलाश कर ही लिया। तुम उधर बैठो रीटा, हमें इससे निपटने दो। रीटा हॉल के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जिम्मी ने गोगा से पूछा, क्या कहा चीफ ने? चीफ अभी यहाँ आ रहे हैं। वह सख्त हैरान है कि यह यहाँ कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हम इससे पूछे कि यहाँ का पता इसे किसने बताया है। किसने बताया तुम्हें पता? काले चोर ने। यह ऐसे नहीं बताएगा गोगा, तुम जाकर इसी प्रेमिका को लेकर आओ, अभी लाया। गोगा बाहर आया और 5 मिनट बाद सीमा को धकेलता हुआ ले आया। करण को देखकर सीमा खुशी से चिल्लाई, करण, यस डियर, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। जिमी ने उन दोनों की बातचीत की उपेक्षा करके गोगा से कहा, गोगा, तुम इस लड़की की 2-4 हड्डियां तोड़ डालो, फिर यह कर्नल का बच्चा अपनी जुबान जरूर खोलेगा। अभी लो।
गोगा सीमा की तरफ बढ़ा तो करण को उषा की मौत का दृश्य याद आ गया। वह चिल्लाया, ठहरो गोगा, मेरे सवाल का जवाब दोगे? तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूँ? हाँ, और यह भी कि तुम अकेले आए हो या पुलिस फोर्स को साथ लाए हो? करण कोई उत्तर देता उससे पहले हॉल का दरवाजा खुला और अशोक भीतर प्रविष्ट हुआ। करण खुशी से चिल्लाया, अशोक, चीफ आ गए, चीफ आ गए। करण की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी जबकि अशोक मुस्कुरा रहा था। चीफ अशोक, क्या तुम चीफ हो? यस कर्नल करण, आई एम चीफ। ओ माय गॉड, तो वह गद्दार तुम हो जिस पर हमें सबसे अधिक भरोसा था। यस कर्नल, असली गद्दार मैं हूँ, अजीत तो केवल मोहरा था। मगर तुमने सीक्रेट सर्विस से गद्दारी क्यों की? क्या तुम किसी विदेशी शक्ति से मिल गए हो? हाँ कर्नल, मैं एक देश के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं इस देश में तोड़ फोड़ द्वारा आतंक फैला दूं और तुम्हारी सीक्रेट सर्विस को समाप्त कर दूं ताकि उस देश के जासूस यहाँ निश्चिंत होकर काम कर सके। मैंने आज सीक्रेट सर्विस के सारे एजेंटों के नाम पते मालूम कर लिए हैं। अब मैं एक एक मेंबर को मार डालूंगा। तुम कमीने हो अशोक, क्या तुमने जनरल को भी? नहीं, अभी मैंने जनरल को नहीं मारा, बुड्ढे को मैं नर्सिंग होम छोड़ाया हूँ। अपने सारे एजेंट्स को मरते देखकर वह खुद ही मर जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? नहीं बताऊंगा। अशोक ने घूमकर गोगा से कहा, गोगा, इसकी जुबान खुलवाओ। अभी लीजिए चीफ। और गोगा दोनों पंजे फैलाकर मिस सीमा की तरफ बढ़ा। तभी एक विचित्र घटना घटी। गोली का एक धमाका हुआ। धाएं, आह! गोगा कटे हुए वृक्ष की तरह नीचे गिरा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, तुम दोनों पिस्तौल फेंक दो। सबसे पहले जिम्मी चिल्लाया, रीटा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने गोगा को मार डाला। मैं रीटा नहीं हूं, कुत्ते। इतना कहकर रीटा ने अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क एक हाथ से उतार दिया। देखो, मैं रीटा नहीं हूं। मास्क के अंदर एक लड़की का सुंदर चेहरा था। वे कौन हो तुम? मैं सीक्रेट सर्विस के स्पेशल एजेंट 000 हूं। सब आश्चर्यचकित से खड़े थे और करण सोच रहा था, स्पेशल एजेंट यानी जनरल का ट्रम्प कार्ड। तो यह बात थी, जनरल ने अपनी एजेंट को रीटा बनाकर यहाँ भेजा था। कर्नल कर्ण, यह हैरान होने का समय नहीं है। आप इन लोगों से पिस्तौलें ले लीजिए। तभी 000 ने कहा। करण चौकर जिम्मी से पिस्तौल लेने के लिए आगे बढ़ा। जिम्मी ने पीछे हटकर गोली चलानी चाहिए, लेकिन 000 ने फायर किया। धाएं, आह! दूसरे बदमाश ने घबराकर अपना पिस्तौल फेंक दिया, लेकिन अशोक ने अचानक कर्ण पर छलांग लगा दी। मगर कर्ण होशियार था। उसने अशोक को हवा में ही अपने हाथों पर रोककर सिर से ऊंचा उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। धड़ाम! आह! इसके बाद अशोक उठ नहीं सका था। गोले के बाद सुनकर बाहर पहरा दे रही सीआईडी वाले भीतर आ गए और उन्होंने जिम्मी तथा दूसरे बदमाशों को पकड़ लिया। मकान की तलाशी लेने पर एक कमरे में बंद कैप्टन असलम भी मिल गया। अरे बॉस साहब, मुझे पता था आप मुझे छुड़ाने जरूर आएंगे। थैंक गॉड तुम जीवित हो। उसके आधे घंटे बाद कर्नल कर्ण, सीमा, कैप्टन असलम और स्पेशल एजेंट 000 नर्सिंग होम में जनरल यादव के बेड के निकट बैठे थे। जनरल बहुत खुश थे और कह रहे थे, वह अशोक था जिसने मुझे बेहोश किया था। मुझे कुछ देर पहले 000 का संदेश मिला था। मैंने कागज पर पता नोट किया ही था कि तभी अशोक आ गया और उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन वह फाइलों की तिजोरी किसने खोली थी सर? वह मैंने खोली थी। मैं कुछ फाइलें देख रहा था कि 000 का संदेश आ गया। मैं तिजोरी खुली छोड़कर बात करने लगा और फिर अशोक आ गया। शायद अलमारी खुली देखकर ही उसने मुझ पर हमला किया था। वह हमारे सारे मेंबर्स के नाम पते चाहता था। गद्दार आस्तीन का सांप। वह गद्दार अपने अंजाम को पहुंच चुका सर, लेकिन इस केस में बधाई के पात्र केवल आप है। आपने 000 को वहां रीटा बनाकर कब बेचा था? 000 को उसी रात रीटा बना दिया था जब असली रीटा को
तुम्हारे फ्लैट से लाया गया था। यह राज मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने एक चांस लिया था जो सफल हो गया। मुझे अंदाजा था कि वह लोग रीटा को छुड़ाने जरूर आएंगे और उसके धोखे में 000 को ले जाएंगे। रीटा अब भी हमारी कैद में है। लेकिन आपने इतनी जल्दी रीटा का मास्क कैसे तैयार कर लिया? यह कोई मुश्किल नहीं है। हमारी प्रयोगशाला में ऐसी आधुनिक मशीन आ चुकी है जो किसी के भी चेहरे का मास्क 10 मिनट में तैयार कर देती है। मुझे खुशी है सर कि यह केस समाप्त हो गया। मैं 000 को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। थैंक्स कर्नल, लेकिन इस केस का सेहरा आपके ही सिर बंधना चाहिए। उसी समय एक नर्स ने कमरे में आकर कहा, प्लीज रोगी को आराम की जरूरत है, अब आप लोग जाइए। और वह सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।